Good morning, friends. I am Rohit Sinha. I want to discuss about the various mode regarding the transfer of property between one living person to another living person and after his death and various law which is applicable in India. So just note down it. Hmm. तो क्या मैं डिस्कस करूँगा आज कि वेरियस मोड क्या है किसी भी संपत्ति को आंतरित करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए, और क्या कानून अप्लीकेबल है भारत में इसको, इस चीज़ को, इस डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा है कि प्रॉपर्टी जो है वो दो तरीका का होता है, एक होता है मूवेबल और एक होता है इमूवेबल। ओके, तो मूवेबल जो प्रॉपर्टी होती है उसको चल संपत्ति कहते हैं। ठीक है, चल संपत्ति, चल संपत्ति मतलब जिसको मूव किया जा सके। ठीक है, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गए, ठीक है, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ये सब जो है ये चल संपत्ति के कैटेगरी में आता है। ठीक है, चल संपत्ति। ठीक है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? अचल संपत्ति। अचल संपत्ति मतलब जो अर्थ से रूटेड हो, मतलब जो जुड़ा हुआ हो। ठीक है, अर्थ से जुड़ा हुआ हो, जैसे हाउस हो गया, लैंड हो गया। ठीक है, ये एग्जाम्पल है इमूवेबल प्रॉपर्टी की। ठीक है, तो अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है कि मतलब ये डिफरेंस क्या है? अलग अलग कानून है ये दोनों को जनरेट करने के लिए, ये दोनों को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अलग अलग लॉ है इसके पीछे। तो जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसका जो लॉ है जो उसको डील करता है वो सेल्स ऑफ गुड एक्ट है, सेल ऑफ गुड एक्ट 1930, है ना। ये 1930 में बना था, ब्रिटिश द्वारा बना हुआ था। ठीक है, सेल ऑफ गुड एक्ट। इसमें एक वेंडर होता है, एक वेंडी होता है। ठीक है, इसको सिंपल भाषा में समझिए, एक बायर होता है, एक परचेसर होता है। ठीक है, बायर होता है, सॉरी, एक सेलर होता है, एक परचेसर होता है। ठीक है, तो ये दोनों, ये जो सेलर है वो राइट ट्रांसफ़र करता है मूवेबल प्रॉपर्टी में, और इमूवेबल प्रॉपर्टी में जनरली एक ट्रांसफ़र होता है प्रॉपर्टी का। ठीक है, एक ट्रांसफरर होता है, एक ट्रांसफेरी होती हैं। अब क्या है कि मैंने बताया जैसा कि मूवेबल प्रॉपर्टी है, ये सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 इसको डील करता है। पहले ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का ही भाग था। इसके बाद क्या होता है कि लेजिस्लेचर जो होता है, इंडियन पार्लियामेंट है, इसने अमेंडमेंट कर कर रिपील कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर से रिपील करके एक नया एक्ट बना दिया। सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 ही उसे कहते हैं, लेकिन अलग एक्ट को कंस्ट्रक्ट कर दिया। ठीक है, ये आप समझ जाइए, सेल्स ऑफ गुड। तो अब क्या है इमूवेबल प्रॉपर्टी? इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है, आप सभी को पता होगा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर आप 100 रुपये से ज़्यादा इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ अचल संपत्ति, अगर 100 रुपये से ज़्यादा अगर आप अचल संपत्ति को खरीदते हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन करनी होती है। लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी में ऐसा कोई ड्यूटी बाउंड नहीं है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ठीक है, आप नहीं भी कर सकते हो, आप मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं होता है मूवेबल प्रॉपर्टी में, कर नहीं सकते, मतलब होता ही नहीं है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी की जो ड्यूरेबिलिटी होती है, जो लाइफ स्पैन होता है वो काफ़ी कम होता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, मान लीजिए कि आप मोबाइल खरीदते हो या लैपटॉप खरीदते हो, ये कितना दिन चलता है आपके घर में? ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल चला लोगे, 5 साल चला लोगे, है ना, 6 साल चला लोगे। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि आप जो है या तो उसको बदल देते हो या नया खरीदते हो, या इसको बेचने की कोशिश करते हो। जब बेचने की कोशिश करते हो तो क्या, अगर 10,000 में आप खरीदे हो तो क्या आपको 10 ही हज़ार रुपये मिलेगा? नहीं, वैल्यू डिग्रेड कर जाती है। ठीक है, डिपिक्ट करती है। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या है ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या है कि वैल्यू जो है वो डिग्रेड नहीं करती है। पहला तो ये बात, वो बढ़ते रहती है। और दूसरी बात ये है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो ड्यूरेबिलिटी है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम का होता है। जैसे एक संपत्ति 100 साल 200 साल किसी किसी पर्सन के पास रहता है। तो इसीलिए मूवेबल प्रॉपर्टी 1 to 1 हैंड जाते रहता है, ख़राब भी हो जाता है फिर। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र होते रहता है। ठीक है, मतलब अगर आपके पास 100 साल है किसी प्रॉपर्टी का, तो आपको पैसे की ज़रूरत होगी तो आप किसी को ट्रांसफ़र करोगे,
ठीक है। तो ज़्यादा दिन जब संपत्ति है आपके पास, तो उसकी हिस्ट्री, प्रीवियस हिस्ट्री, उसके बाद किसका है, ये रखना ज़रूरी होता है। और वैल्यू भी हमेशा, जैसा कि मैं बताया, इमूवेबल प्रॉपर्टी का डिग्रेड नहीं करता, बढ़ते रहता है। तो आदमी व्यापार बिजनेस करता ही है, ठीक है। तो इसको अब रजिस्ट्रेशन जो है वो सब रजिस्ट्रार करते हैं, ठीक है, ये पता होगा। तो अब देखिए, मूवेबल का मैंने अलग लॉ जिक्र किया, सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो लॉ है, किसी भी इमूवेबल, जैसे लैंड हो गया, हाउस हो गया, उसको अब कैसे दिया जाए, इसके लिए जो लॉ है वो पहले तो ये जानिए कि कैसे कैसे आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक तो है जैसे कि अगर आप हिंदू है, ठीक है, आप हिंदू है और हिंदू पर्सन मान लीजिए बिना विल बनाए, बिना वसीयत बनाए डेथ कर जाता है, ठीक है। तो उसका जो लीगल हायर है, उसका जो हायर होगा, उसका जो उत्तराधिकारी होगा, ठीक है, मतलब एक पर्सन हिंदू है और वो डेथ कर जाता है, ठीक है। तो उसका मान लीजिए बेटा है जो कि लीगल हायर है, ठीक है, या उनकी पत्नी है, लीगल हायर है। तो जब वो डेथ कर जाता है, बिना ये जिक्र किए कि ये मेरा जो संपत्ति है, हाउस है उसके पास, ये संपत्ति किसकी होगी, तो ये संपत्ति जो है, ये जो संपत्ति है, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, इनके मरने के बाद जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिसके पास जाएगा, वो अकॉर्डिंग टू हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत जाएगा। ये एक और कानून है, मैंने हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 यही डील करता है कि जब कोई आदमी इंटर स्टेट डाई करता है, मतलब बिना वसीयत बनाए मर जाता है, तो उसका लीगल हायर, अगर वो हिंदू है तो लीगल हायर के पास जाएगा। तो सबसे पहले जो लीगल हायर होते हैं वो फर्स्ट क्लास हायर होते हैं, ठीक है। पहला, अगर फर्स्ट क्लास ना हो तो सेकंड क्लास हायर होंगे। ये सब शेड्यूल में लिखा हुआ है, ठीक है, कि कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी किसके किसके पास जा सकता है। जैसे फर्स्ट क्लास हायर है, अगर फर्स्ट क्लास हायर में क्या है कि उनकी वाइफ है, वो आदमी है, मान लीजिए मेल है हिंदू जो डाई कर गया, तो उनकी वाइफ, सन, ठीक है, ये सब फर्स्ट क्लास हायर है और इक्वल ही प्रॉपर्टी मिलती है, ठीक है, एक साथ प्रॉपर्टी मिलती है। जैसे मान लीजिए कि 5 एकड़ ज़मीन है, ठीक है, और वो हिंदू जो है वो मर जाता है, ठीक है, बिना वसीयत डिवाइड किए, बिना वसीयत लिखे, तो 5 एकड़ ज़मीन में 2.5 एकड़ दोनों को मिल जाएगा, ठीक है, दोनों को, मैंने अगर उनकी वाइफ है या सन है, ठीक है, दोनों को इक्वल मिलेगा, फर्स्ट क्लास हायर है, या 2 सन है, दोनों को इक्वल मिलेगा, मैंने 2.5 उसको मिलेगा, 2.5 उसको मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहले सन को मिलेगा फिर उसकी मृत्यु हो जाएगी तो दूसरा सन को मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 मैंने जिक्र कर लिया, ठीक है। एक मोड ये रख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन ये अराइज हो सकता है कि अगर वो हिंदू नहीं है, माउंटेन है, तो पर्सनल लॉ जो है, माउंटेन लॉ भी है, ठीक है, इसको पर्सनल लॉ कहते हैं। अगर माउंटेन है तो माउंटेन तरह से प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसमें भी ये सवाल आ जाएगा हायरशिप का, ठीक है। अब तीसरा मोड क्या है, जनरल विल है, जनरल विल। अब तीसरा मोड है विल। अब विल भी इंडियन सक्सेशन एक्ट जो है 1925 से डील करता है, ठीक है, ये भी एक लॉ है, अलग से पास है, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। अब इसके अंदर क्या है कि कोई पर्सन है, मान लीजिए, अगर वो ये बात को विल के थ्रू, है ना, विल के थ्रू अगर ये लिख देता है कि मेरे मरने के बाद ये जो संपत्ति है ये इसके पास होगा, जैसे ABC, जिसका भी नाम आप लीजिएगा, A के पास प्रॉपर्टी चल जाएगी मेरे मरने के बाद, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि अगर वो मर जाता है तो फिर ये सवाल ही नहीं उठेगा हिंदू सक्सेशन एक्ट का, जो मैंने पहले जिक्र किया कि प्रॉपर्टी अब हायर के पास जाएगी। नहीं, उसने एक नाम दे दिया है, ठीक है, विल के थ्रू। अब क्या है कि जिसके फेवर में विल है उसको लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रूफ करना होगा विल को, अब ये सारी संपत्ति उसकी हो जाएगी, ठीक है, अगर वो प्रूफ कर लेता है तो कि मेरे नाम पे है, कोई फोर्सिबल एक्शन नहीं है, सब कुछ सही है, कोई फ्रॉड वाला एक्टिविटी हुआ नहीं है, तो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको मिल जाएगी, अब वो सारा प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। ये एक रूल है। अब एक रूल और समझिए जिसको हम लोग कहते हैं गिफ्ट, ठीक है, अब उसको कहते हैं गिफ्ट।
अब गिफ्ट क्या होता है? गिफ्ट होता है कि कोई आदमी खुशी खुशी विदाउट कंसिडरेशन किसी बाहरी पर्सन को दिया जा सकता है। जैसे कि कोई आदमी आप पे बहुत मेहरबान है, ठीक है, आप उसके बेटा नहीं लगते हैं, कुछ नहीं लगते हैं, मान लीजिए लगते भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर कुछ भी नहीं है ना, दोस्त है, मित्र हो, मैंने अपने मित्र को मान लीजिए गिफ्ट दिया वॉलंटरली, ठीक है, बिना कोई फोर्स के, बिना कोई कंपल्सन के, अपनी इच्छा से मैंने उसको गिफ्ट दिया, तो जिसको दिया है गिफ्ट उसको एक्सेप्ट करना भी ज़रूरी है। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता है गिफ्ट, तो गिफ्ट वैलिड नहीं होगी, ठीक है। तो मैं अपनी संपत्ति को उसको गिफ्ट दे सकता हूँ बिना कुछ पैसे लिए, क्योंकि गिफ्ट तो फ्री होता है, उसके लिए मैं पैसा थोड़ी लूँगा, मैंने गिफ्ट दे दिया उसको। अब वो जब गिफ्ट दे दिया तो वो उस गिफ्ट को ले लेगा। तो इस तरीक़ा से भी ट्रांसफ़र हो सकता है प्रॉपर्टी का। मैंने उसको गिफ्ट दिया, वो गिफ्ट एक्सेप्ट किया, अब वो गिफ्ट उसके पास होगा, ठीक है। वो मान लीजिए हाउस था, हाउस को मैंने गिफ्ट दिया, वो गिफ्ट ले लिया, अब उसके पास गिफ्ट है, ठीक है। तो अब उसका नाम है, गिफ्ट रजिस्टर्ड कर लेगा, वो अपना नाम चढ़ा लेगा उस हाउस में और रहेगा आराम से। ये गिफ्ट। अब आगे बात करते हैं कि प्रॉपर्टी जो है अब गिफ्ट के अकॉर्डिंग हो गया। अब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1872। अब इसके अंदर क्या होता है? अब इसके अंदर होता है सिंपली ट्रांसफ़र। अब मैं कोई प्रॉपर्टी को, इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर किसी को बेचना चाहता हूँ, ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ विथ कंसिडरेशन, मतलब पैसा लूँगा उसका, ठीक है। तो जैसे मैंने हाउस जो है वो किसी प्रसून नाम के व्यक्ति को बेच दिया, ठीक है, बदले में 50 लाख उससे ले लिया। हाउस का जो कीमत था 50 लाख रुपीज़ जो है आई विल टेकन, तो 50 लाख रुपए मैंने उस हाउस का ले लिया, ठीक है। तो अब 50 लाख रुपीज़ जो मैंने लिया है वो कंसिडरेशन हो गया, उस हाउस का प्रतिफल हो गया ना 50 लाख रुपए। तो अब क्या होता है? अब इस तरीक़ा से ट्रांसफ़र मैंने कर दिया। अब सारा जो उस हाउस में मेरा जो राइट था, क्योंकि मैं ऑनर था, तो सारा राइट जो है अब उसमें ट्रांसफ़र हो गया। तो मैं क्या करूँगा, सेल डीड जो है, जो सेल डीड बनाऊँगा, सेल डीड जो है उसको रजिस्टर्ड करवा दूँगा उसके नाम पे, ठीक है। तो वो उस प्रॉपर्टी जो है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन, ध्यान देने वाली बात यह है कि रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी संपत्ति की नहीं होती है, रजिस्ट्रेशन सेल डीड की होती है। तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो गवर्न करता है ये करने के लिए, ये ट्रांसफ़र करने के लिए कोई प्रॉपर्टी को, या मॉर्टगेज करने के लिए, ठीक है, या चार्ज क्रिएट करने के लिए, या गिफ्ट को भी ये यही डील करता है, इस तरीक़ा की चीज़ को, ठीक है। तो अब सवाल ये आता है कि व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन हिंदू सक्सेशन एक्ट एंड द ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट 1872। अब दोनों में देखिए डिफरेंस बहुत बारीक है। जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो लिविंग पर्सन पे डील करता है, ठीक है, दो लिविंग व्यक्ति के बीच में, मतलब जिसको मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ अपनी संपत्ति अकॉर्डिंग टू ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1872, वो जीवित होना चाहिए। लेकिन हिंदू सक्सेशन एक्ट हुआ या इंडियन सक्सेशन एक्ट हुआ 1925, वो डील करता है जब आदमी जो ऑनर है उस संपत्ति का वो मर गया हो। अगर मर गया हो तो हायरशिप में चल जाएगा संपत्ति, जो उसके हायर होंगे लीगल, तो मर जाने के बाद। लेकिन ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी हमेशा दो लिविंग पर्सन के बीच में जो ट्रांसफ़र होता है वही हो सकता है, ठीक है, उसको डील करता है। अब रहा बात हिंदू सक्सेशन एक्ट एंड मॉडर्न सक्सेशन, मतलब पर्सनल सक्सेशन एक्ट और इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ये दोनों में डिफरेंस ये है कि अब जैसे मैं हिंदू नहीं हूँ, क्रिश्चियन भी, हिंदू नहीं हूँ, माउंटेन भी नहीं हूँ। अगर मैं क्रिश्चियन हूँ तो मेरे पे जो लॉ अप्लीकेबल होगा प्रॉपर्टी के विषय में वो क्या होगा, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 होगा। ना मेरे पे हिंदू हो सकता है सक्सेशन, क्योंकि मैं हिंदू नहीं हूँ, और ना मेरे पास माउंटेन हो सकता है क्योंकि मैं मुस्लिम भी नहीं। तो क्या होगा, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 लॉ अप्लीकेबल होगा, इसलिए ये बना है, ठीक है। ये समझ में आ गया। गिफ्ट बता दिया, विल बताया। अब विल का एक खासियत है कि विल जब आप करते हो ये वसीयत, तो अपने जीवन काल में कितना भी विल बनाया जा सकता है। जैसे मैं मान लीजिए एक किसी को प्रॉपर्टी, मान लीजिए मैं अपना सन को प्रॉपर्टी दिया, ठीक है, ये प्रॉपर्टी उसका, फिर मुझे एहसास हुआ
सन को नहीं देना चाहिए, डॉटर को दे देना चाहिए। तो मैंने फिर एक और विल बनाया, डॉटर को दे दिया। फिर मैं सोचा डॉटर को नहीं देना चाहिए, एक काम करना चाहिए, सन इन लॉ को दे देना चाहिए। तो मैंने सन इन लॉ को फिर विल बना के मतलब दिया। तो ऐसे करते करते मैं अपने लाइफ टाइम में कितना भी विल बना सकता हूँ, ठीक है। और जब मैं मरूंगा, जब मैं मेरा डेथ हो जाता है, तो वो जो सबसे लास्ट वाला विल है वही इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है, वही लागू होगा। बाकी सब विल का कोई वजूद नहीं है, ठीक है। और विल जो है वो हमेशा मरने के बाद ही फोर्स में आता है, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ कि विल हमेशा मरने के बाद ही फोर्स में आता है। ये हो गया आपका ट्रांसफ़र, ठीक है। तो ट्रांसफ़र किस किस तरीक़ा से हुआ? ट्रांसफ़र हुआ पर्सनल लॉ में, जिसका मैंने जिक्र किया, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। अगर आप हिंदू मुस्लिम नहीं हो, क्रिश्चियन हो, तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 जो अमेंडमेंट होकर अभी 2005 हो गया है, हिंदू सक्सेशन एक्ट, उसके अंदर वही लीगल हायर सेप। अगर आप हिंदू हो तो मॉडर्न लॉ, मुस्लिम लॉ जिसको कहते हैं, उसके अंदर भी मुस्लिम हो तो वैसे संपत्ति। एक होता है सिंपल ट्रांसफ़र, जिसको ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट 1872 डील करता है कि सिंपल, जैसे आप किसी को संपत्ति बेच रहे हो विथ कंसिडरेशन। एक होता है गिफ्ट, जिसमें कंसिडरेशन नहीं होता है, ठीक है, आप कोई पैसा नहीं ले रहे हो, आप वॉलंटरी किसी को गिफ्ट कर दे रहे हो संपत्ति, ठीक है, और वॉलंटरी गिफ्ट कर दे रहे हो। और क्या है, और जनरल विल का तो मैं बात ही कर दिया। अब क्या है, एक और बात समझिए। अब ये सब तो अलग बात है, ये सब क्या हो रहा है, ये सब हो रहा है पार्टी सेक्शन, ठीक है। कि अगर मैं गिफ्ट कर रहा हूँ तो ऑनर ही कर रहा है ना गिफ्ट, ये सेल्फ डिक्लेयर मैं कर रहा हूँ, अपने आप से ही एक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं ट्रांसफ़र करता हूँ तो फिर से ऑनर ही करता है ट्रांसफ़र। अगर मैं अगर बात करूँ हिंदू सक्सेशन एक्ट का, तो बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ हो रहा है, ठीक है। मैं मर जाने के बाद वो ऑटोमेटिकली हायर के पास जाएगा, ठीक है। लेकिन एक ट्रांसफ़र ऐसा भी है जो कोर्ट कर रही है, ठीक है। अब कोर्ट कर रही है, एक ट्रांसफ़र ऐसा भी है, तो कोर्ट के पास हर वो एंसिलरी पावर होता है, रिमेनिंग पावर जिसे कहते हैं, ठीक है। न्याय के लिए कोर्ट के पास जो पावर है, रेसिजुअरी पावर, वो क्या है कि कोर्ट किसी की भी संपत्ति को सेल कर सकता है ना। सपोज कीजिए आपने किसी से पैसा लिया है, ठीक है। आपने किसी से पैसा लिया है 50 लाख रुपए लोन, अब उसको चुका नहीं रहे हो, तो वो कोर्ट चल जाता है, ठीक है। तो लेकिन आपके पास संपत्ति है 1 करोड़ रुपए का, ठीक है। तो वो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट लिक्विडेटर अपॉइंट करेगी, ठीक है, रिसीवर, और आपकी संपत्ति को बेच देगी। और जो भी उसका कंसिडरेशन, जो भी पैसा उसको मिलेगा, ठीक है, उसमें से 50 लाख जो क्रेडिटर है उसको चुका देगी, और 50 लाख आपको दे देगी। जो भी खर्च हुआ बेचने का उसको काट के भी, ठीक है। जो भी पैसा बचा, जैसे 45 लाख हुआ तो बचा, तो 45 लाख आपको लौटा देगी। एक तो ऐसा हो गया, मतलब कोर्ट आपका ज़बरदस्ती कंपेल करके आपकी संपत्ति बेच दी। दूसरा बात है, आप कोई ऑफेंस करते हो जिसमें आप फाइन नहीं चुका रहे हो, ठीक है, तो भी कोर्ट संपत्ति को बेच सकती है, ठीक है। तीसरा हो गया कि मान लीजिए आपकी कोई वाइफ है, ठीक है, आपकी कोई वाइफ है और आपने उसको डाइवोर्स दे दिया, आप हिंदू हो, डाइवोर्स दे दिया, तो अब वो मेंटेनेंस के लिए कोर्ट में जाती है कि मेरी तो मतलब दूसरी शादी वो नहीं करती है और मेंटेनेंस के लिए कोर्ट में जाती है। तो कोर्ट क्या करेगा, आपकी संपत्ति पे चार्ज कर देगा, ठीक है, चार्ज इस्टेब्लिश कर देगा, और वो वाइफ जो है उसको उसकी भरण पोषण जो भी है, लिवलीहुड आपकी संपत्ति से ही चलेगा उसको, ठीक है। तो इस तरीक़ा से कोर्ट के पास सारा वो पावर होता है जो आपको कंपेल कर सके प्रॉपर्टी के विषय में, ठीक है। ये आपकी एक्शन नहीं है, ध्यान देने वाली बात है, आप नहीं चाहते हो, इट इज़ नॉट योर डिज़ायर टू डू डैट, बट द कोर्ट हैव ऑल द पावर, ऑल द एंसिलरी पावर टू कंपेल यू, ठीक है। तो यही था प्रॉपर्टी के विषय में। प्रॉपर्टी में इतना ही कानून है। आपको मैंने क्या क्या जिक्र किया, आपको एक रिवीजन कर देता हूँ। एक है सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 जो मूवेबल प्रॉपर्टी से ही डील करता है,
डे टू डे लाइफ में आप कुछ भी खरीदते हो, सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 का ही पालन होता है। अगर उसमें से कोई केस आता है तो सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 में जाना होगा। दूसरा क्या बताया, पर्सनल लॉ, हिंदू सक्सेशन एक्ट हो गया, है ना, हिंदू सक्सेशन एक्ट हो गया, माउंटेन सक्सेशन हो गया, ये पर्सनल लॉ है। पर्सनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि रिलीजियस लॉ है, ठीक है, कि हिंदू है तो हिंदू टाइप का चलेगा, मुस्लिम है तो मुस्लिम टाइप का चलेगा। और इंडियन सक्सेशन एक्ट यूनिफॉर्म लॉ है, ये कोई रिलीजन का नहीं है। ये क्या है कि क्रिश्चियन अगर हिंदू मुस्लिम दोनों में से कोई नहीं हो तो आप इंडियन सक्सेशन एक्ट का सहारा ले सकते हैं 1925 का। इसी के अंदर विल डिफाइन है, वसीयत डिफाइन है 1925 में। यही वसीयत है, आप वसीयत किसी को भी देकर, अब वसीयत से संपत्ति देकर, है ना, अपने हायर को, अपने लीगल हायर को रफा दफा भी कर सकते हो, ठीक है। अगर सेल्फ, और ये ध्यान देने वाली बात है, अगर सेल्फ कमाया हुआ वो चीज़ है, पैसा है तो, ठीक है। पूर्वज का अगर पैसा है तब आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। अगर सेल्फ ऑक्यूपाई है, आपके कमाए हुए पैसे से आप संपत्ति खरीदे हो तो ऐसा विल बना सकते हो, एक, है ना, नहीं तो ऐसे नहीं हो पाएगा। ऐसे वो जो आपके हायर है वो क्लेम करेंगे। और एक और कंसेप्ट लास्ट जाते जाते ये समझिए कि देखिए, एक बहुत ही अलग कंसेप्ट है जिसका नाम है हिंदू ज्वाइंट फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसको बोला जा सकता है। इसके अंदर एक कर्ता होता है, ठीक है, जो एक सीनियर मेंबर होते हैं जो घर वर का जो भी खर्चा वर्चा चलाते हैं, ठीक है, इसको कर्ता बोल दिया गया है, एक मुखिया की तरह, ठीक है। तो क्या बताया, हिंदू ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी, है ना, अनडिवाइडेड फैमिली। इसमें क्या होता है कि शेयर जो होता है, हर मेंबर का जो शेयर होता है वो कॉमन होता है, ठीक है, हर मेंबर का शेयर कॉमन होता है। इसमें वो किसी का अधिकार जो है वो सेपरेटली डिसाइडेड नहीं रहता है, सब कॉमन यूज़ करते हैं अपना अधिकार को, ठीक है। तो अब जो भी को पार्टनर है, जैसे जैसे उस परिवार में, फैमिली में बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, बर्थ होता है न्यू चाइल्ड का, तो वो वैसे ही को पार्टनर हो जाता है, सहभागी जिसको भी कहा जा सकता है, वो को पार्टनर हो जाता है, बाय बर्थ ही से उसको अधिकार हो जाता है, ठीक है। ये जो है मीता कासरा स्कूल का थॉट है ये, है ना। दो ही प्रोमिनेंट हिंदू स्कूल्स है, एक मीता कासरा, एक दया भागा स्कूल, ठीक है। तो मीता कासरा जो है वो, उसको बहुत लोग मानते हैं, इंडिया में ज़्यादातर मीता कासरा स्कूल ही अप्लीकेबल है, और दया भागा गया या साइड में थोड़ा अप्लीकेबल है। तो मीता कासरा यही कहता है कि जैसे आपके हिंदू फैमिली, अनडिवाइडेड फैमिली में डिवाइड नहीं हुआ है, देयर इज नो पार्टीशन टिल नाउ, तो आपका जो ये राइट जो डिवाइड होगा हिंदू, है ना, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, तो क्या होता है कि जैसे जैसे चाइल्ड का बॉर्न होता है, नए नए चाइल्ड का, वैसे वैसे वो बाय बर्थ ही ना उस प्रॉपर्टी में, माने उस कलेक्टिव वे के प्रॉपर्टी, कॉमन प्रॉपर्टी में अपना अधिकार, है ना, अपने अधिकार जो है वो अर्जित कर लेते हैं, ठीक है, ऑक्युपाई कर लेते हैं और इंटाइटल होते हैं। अब क्या होते हैं वो, अब क्या है कि उनमें से कोई भी एक आदमी, उनमें से कोई भी एक को पार्टनर होना जरूरी है, ठीक है। को पार्टनर मतलब परिवार का हिस्सा, को पार्टनर जो है ना, वो दावा कर सकते हैं, ठीक है। उनमें से कोई भी को पार्टनर पार्टीशन का दावा कर सकते हैं। तो पार्टीशन होगा तो प्रॉपर्टी फिर सेपरेट होगी, ठीक है, उसको सेपरेट जो है वो हिस्सा मिलेगा, ठीक है, उसको सेपरेटली हिस्सा मिल जाएगा और पार्टीशन हो जाएगा। ये बात समझ में आएगी आपको। तो ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का ये कंसेप्ट है। तो इस तरीक़ा से प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र यहाँ भी हो गया कि कलेक्टिव वे में प्रॉपर्टी है। अब कोई को पार्टनर इस चीज़ को क्लेम करता है कि मुझे अपना शेयर चाहिए, अब उसको शेयर मिल जाता है, अब वो शेयर मिल जाता है, अलग हो जाता है, पार्टीशन। लेकिन ये भी जो प्रॉपर्टी है ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होना चाहिए। अगर किसी का सेल्फ ऑक्युपाई प्रॉपर्टी है, जैसे मैं नौकरी करता हूँ मान लीजिए, और मैं पैसा कमा रहा हूँ और मैं पैसे से अपना लैंड वैंड खरीदा हूँ, ठीक है, और अपने भाई को रखा हूँ, अपने परिवार के सदस्य को रखा हूँ, तो मालिक तो मैं हूँ, समझ रहे। तो मुझसे कोई पार्टीशन मांग नहीं सकता है क्योंकि मेरी सेल्फ ऑक्युपाई प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर मुझे पूर्वज से मिले हो प्रॉपर्टी, कॉमन पूर्वज जो होते हैं, जैसे दादा दादी की प्रॉपर्टी है, ठीक है, और मुझे मिला, फिर मेरे बाद फिर
इसको मिलेगा, तो उस प्रॉपर्टी की मैं ये बात कर रहा हूँ। ये अनसेस्टर प्रॉपर्टी मेरी कमाई हुई पैसे की प्रॉपर्टी नहीं है। तो ठीक है, ये बात आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट इट। ठीक है, अब यही प्रॉपर्टी का सबसे नियम है, कानून है, ये जो मैंने जिक्र किया। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ये आईएएस के भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडियन सक्सेशन एक्ट क्या है 1925, विल की कंसेप्ट क्या है, विल कब जो है इन फोर्स में आता है। ठीक है, ठीक है, विल कब इन फोर्स में आता है। तो ये सब जो सवाल है पूछा जाता है, ये सब जानना भी बहुत ज़रूरी है। और कोर्ट का ऑर्डर बता ही दिया। ओके, थैंक यू, थैंक यू।